ओके, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के एक चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में, है ना। ग्रेविटेशन का हिंदी में मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, देखिए कि इसको समझने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, तो देखो इनको पढ़ाई कैसे करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो कौन कौन से टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद अपन क्या डिस्कस करेंगे, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ दिया है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन इनके बाद डिस्कस करेंगे फ्री फॉल, वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, इनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे वेट एंड मास, जो कि क्या होता है, वजन और द्रव्यमान। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मतलब कि ये कि चंद्रमा में किसी भी वस्तु का जो भार है वो कितना होता है ना, इसके बारे में बात कर लेंगे। थ्रस्ट एंड प्रेशर, मतलब दाब और प्रणोद के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे बायन्सी के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सारी टॉपिक्स पे अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या करेंगे, देखो ग्रेविटेशन होता क्या है भाई, देखो ये जो है वो क्या है, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है समझते हैं। Everybody in the universe attracts other body by a force called a force of gravitation, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि इस यूनिवर्स में क्या हो जाता है, कोई भी एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कोई भी बॉडी, ठीक है। ये लिखा हुआ है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती ही है, तो वो जो फोर्स है जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ठीक है। इनके बाद क्या हो जाएगा, देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो देखिए हर प्लेनेट की अपनी एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इनका क्या मतलब हो रहा है, देखो जो फोर्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन होता है ना, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जिसको अपन और क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए किसी भी बॉडी में अगर मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा तो वो तो एक्सेलरेट होगा ना। और एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब ये कि अगर किसी भी बॉडी में मैं फोर्स लगाता हूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में उनकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना भाई। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब गुरुत्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। इनको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, वो क्या हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या होता है, इनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। क्लियर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, भाई देखिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो गया है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक्सेलरेशन जो है ना उनकी यूनिट क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर बात, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अब ये ग्रेविटी जो है वो किनके थॉट में आया, कहां से, है ना। तो देखिए ग्रेविटी को बताया किसने था भाई, न्यूटन चाचा ने, ठीक है। ये कौन है, न्यूटन है ना।
तो न्यूटन चाचा ने बताया था किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। ये क्या बोल के बताते, देखिए ये क्या थे, जब पढ़ाई करते हुए बैठे हुए थे तो अचानक होता क्या है कि एक एप्पल जो है वो इनके सर पे आके गिरता है। तो अब ये बस क्या करते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एप्पल गिरा तो आखिर इन्हीं के ऊपर क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चले गया। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन का थॉट स्टार्ट हुआ वो इन्हीं न्यूटन चाचा के कारण ही स्टार्ट हुआ। न्यूटन ने ही सोचा कि कोई भी एप्पल या कोई भी चीजें जो गिर रही है, एवरीथिंग वो कहां आ रही है, नीचे ही आ रही है। ठीक है, तो सारी चीजें नीचे ही क्यों आ रही है, ये आज जो अपन ग्रेविटी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के कारण है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशन में अभी हमने क्या देख लिया, एप्पल ट्री। एप्पल ट्री देख लिया भाई, ग्रेविटी है तभी क्या हो रहा है, एप्पल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑर्बिट प्लैनेट। इनका क्या मतलब है, ऑर्बिट प्लैनेट मतलब ये है भाई कि देखिए हमारा क्या है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम में सन। ठीक है, सन के अराउंड क्या करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर में हमारे प्लेनेट आता है अर्थ। अब ये क्या होता है, अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में ही तो रिवॉल्व करता है ना, किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में तो नहीं जाता। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये एक फिक्स्ड अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं, जिनके कारण ये जो अर्थ है ना ही बाहर की ओर जा रहा है और ना ही अंदर की ओर आ पा रहा है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनको क्या किया हुआ है, अर्थ को सन का बांध दे रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या हो गया, मून टाइड्स। मून टाइड्स का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए अर्थ है तो अर्थ के अराउंड हमारा मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये भी तो चक्कर लगा रहा है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यही निकल रहा है कि मून को भी क्या किया हुआ है, अर्थ ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके रखा हुआ है, जिनके चलते मून भी अर्थ से ना तो दूर जा रहा है ना अर्थ के क्लोज आ रहा है। ये भी क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक, देन इनके बाद एग्जांपल आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या हो गया भाई, प्लैनेट्स है, ठीक, तो वो क्या है, सन है। ये सपोज कि सन ले लिया। ठीक है, अब सन से जितने भी प्लैनेट है सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ना तो पास जा रहे हैं ना तो दूर जा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि सभी प्लैनेट्स में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, इक्वली लग रहा है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिनके कारण ही प्लैनेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सेम चीज क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट से वही हो गया। ठीक है, मून क्या है, देखो सैटेलाइट जो है वो क्या होता है, जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो मून हमारा जो है वो क्या हो जाता है, एक नेचुरल सैटेलाइट्स हो जाता है, और आर्टिफिशियल तो फिर जानते ही हैं, ये जो सैटेलाइट्स है जो अपन क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट हो गया इस टाइप के, है ना। अच्छा, अब इनके बाद में क्या आता है, देखें जैसे कि हमने बात किया ग्रेविटेशन के बारे में कि एवरीबॉडी जो है वो क्या करता है, जितने भी बॉडीज जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, जितने भी बॉडी है इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसको किसने दिया, तो इसको दिया है हमारे न्यूटन ने। ठीक है, तो अब अपन क्या बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको किसने बताया है, न्यूटन ने बताया। ठीक है, तो इनका जो डेफिनेशन है जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनके डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attracts every other object with a force, है ना। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, with a force directed along the line of center for the two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between the two objects। इनका मतलब ये हो रहा है भाई कि देखिए हमने क्या किया, सपोज यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया बी। ठीक है,
अब क्या कर लेते हैं, इनकी मासेस ले लेते हैं। सपोज इनका मास ले लिया मैंने m1, इनका मास मैंने क्या ले लिया m2, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं क्या ले लेता हूं, r ले लेता हूं, ठीक है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और ए और बी दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इनका मास है m1 और इनका मास है m2, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इनका मतलब क्या हो गया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यही फोर्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सपोज कि ये इक्वेशन 1 है, ये ले लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो ये दोनों को एक साथ लेंगे ना, तो एक साथ लेने से न्यू इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद F इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। वेयर अब ये देखिए ये g आ गया, मैंने क्या ले लिया g, तो ये जो g है वो क्या होता है, इस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस g को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर इनकी वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए ये Fg रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड कैपिटल G क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां लिखा हुआ है Fg इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि होता है G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मैंने जो यूनिट यूज किया है ये आया कहां से वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट यहां भी मैंने क्या बताया, Fg क्या है हमारा, Fg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 आर द masses ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बताया, एंड कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इनके बाद में समझते हैं कि ये जो यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि किनका यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का, ये आया कहां से, ठीक है। तो अभी इसमें बात करेंगे, है ना। तो ये क्या देख लेते हैं अब, डिराइव यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, डिराइव यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जो कि क्या है हमारा कैपिटल G है, ठीक है। तो सिंस अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको यूनिट किसका फाइंड करना है, कैपिटल G का, ठीक है। तो कैपिटल G की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके लिए क्या कर लेंगे, तो देखिए Fg, अब ये जो है r स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होकर के किधर आ जाएंगे, डिवाइड में, तो ये क्या मिल जाएगा, Fg इंटू r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे G की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी G की, ठीक है। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, Fg फोर्स, तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, न्यूटन, तो ये क्या लिख लेते हैं अपन, न्यूटन, न्यूटन के लिए कैपिटल है, ठीक है। और ये जो R है, R क्या है हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट मीटर, तो डिस्टेंस R मतलब मीटर की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में क्या है, मास m1 एंड m2, तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, सेकंड मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको कैपिटल G की जो यूनिट मिली वो क्या मिली भाई, तो कैपिटल G की यूनिट हो गया
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या हो जाता है, देखिए यहां जो मैंने न्यूटन लिखा है भाई, ये पता ही होगा कि न्यूटन जो है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के जगह मैंने क्या लिया था? न्यूटन यूनिट लिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक, है ना। इनके बाद जो है बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।